हेलो मैम। Agamba Kampa. मैम तो पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू टू पासीघाट। I'm here on the invite of Professor David Gao. उन्होंने हमें बुलाया है, जो प्रोफेसर हैं पाजी यूनिवर्सिटी में, तो उनकी इनविटेशन पे हम लोग इधर हैं। तो ड्यूरिंग दिस विजिट आपका कुछ इनिशिएटिव के साथ आप आए हैं क्या, कुछ मोटिव लेके या फिर स्पेसिफिक कुछ कंसर्न को आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के साथ हमें इंटरेक्शन रखना ही होता है, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य है वो युवा शक्ति पर है। और देश के विभिन्न मुद्दे जो विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं, उसमें पूरे देश की भागीदारी हो, और वो भागीदारी बनी भी रहे, और उस भागीदारी का एहसास हम सबको। और कुछ चीज़ें जो आपने बहुत अच्छे उदाहरण सेट किए हैं अरुणाचल ने, तो उसकी भी जानकारी पूरे देश को मिलनी चाहिए। तो सीखने की दृष्टि से, बात करने की दृष्टि से, एक दूसरे को समझने की दृष्टि से हम यहाँ पर हैं। और मैम अभी नाउ यू बीइंग द नेशनल स्पीकर फॉर बीजेपी ना, वी आल्सो वांट टू नो फ्रॉम योर व्यू ऑन द स्टेट करंट स्टेट डेवलपमेंट। मैं अभी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। और जो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट की बात आपने कही, तो मैं बड़े सालों बाद अरुणाचल दोबारा आई हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि देखिए, बोगीबिल ब्रिज को बनने में कितना समय लगा। जब ये ब्रिज नहीं होता था तो जाहिर है अरुणाचल का ये वाला क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कटा हुआ था, भारत के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल कटा हुआ था। और बहुत ही आपके जो पहाड़ हैं, वो ऊंचे हैं और दुर्गम हैं। और उन दुर्गम रास्तों से आना जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, बारिश हो जाना, तो कई तरीके की व्यवस्थाओं पर असर पड़ता ही होगा। और उन व्यवस्थाओं के असर के करके अब किस तरीके से विकास ने गति पकड़ी, सड़कों का निर्माण हुआ, नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ, बॉर्डर रोड्स का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से सब देश विदेश के लोग भी यहाँ पर एक यात्री के रूप में भी आ पा रहे हैं, टूरिज्म भी देख पा रहे हैं, और अरुणाचल को समझ भी पा रहे हैं। साथ ही अरुणाचल की जो विरासत है, जिसमें आपके ट्रेडिशनल गालो है, बाकी चीज़ें हैं, विभिन्न ग्रुप्स हैं, उन सब के अलग अलग पहनावा है, खाना बनाने के तरीके अलग हैं, माला पहनने के तरीके अलग हैं, वीव करने के तरीके अलग हैं। तो उन सब को अप्रिशिएट करते हुए, भारत की विविधता को अप्रिशिएट करते हुए, और भारत की संस्कृति सभ्यता को अप्रिशिएट करते हुए, हम जैसे लोग भी यहाँ पर हैं और उसको देश विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही आपके जो लोग हैं, वो यहाँ पर हैं, लेकिन ये तो एक मेरा निजी, समझिए कि ये मेरा पर्सनल पर्पस कह सकते हैं, जिससे मैं जानना चाहती हूँ अरुणाचल को। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं डेविड गाओ जी, उन्होंने यहाँ पर हमें एक सेमिनार के लिए बुलाया, और वो सेमिनार है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अरुणाचल का तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट है। आपके तो वन नेशन वन इलेक्शन के बिना आप लोग का इलेक्शन साथ होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को भी ये जानने समझने की आवश्यकता है। आपके जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे सीखने को मिलेगा, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई या जो रिसर्च है इसके ऊपर, वो विषय मैं आप सबको भी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिना ये जानते हुए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे इंटरेक्शन और जो मेल मिलाप है वो रहना चाहिए। मैम हम आपसे और भी जानना चाहते हैं कि इस विजिट के थ्रू क्या आप और आपके अपकमिंग प्रोग्राम्स के ऊपर आप थोड़ा सा बता देंगे? देखिए, अपकमिंग प्रोग्राम में तो अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती जो है वो गई है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अम्बेडकर जी के जो पंच तीर्थ हैं, जो कि लोगों ने अम्बेडकर जी के नाम को यूसर्व करने का प्रयास किया और उनसे राजनीतिक लाभ उठाने का काम किया। लेकिन जो काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने SC ST वर्ग के लिए खड़ा किया, जो भारत की एकता अखंडता के लिए उन्होंने काम किया, जिस प्रकार से 1947 के बाद
आज भी भारत एक देश के रूप में सबके सामने खड़ा है और उस भारत के संविधान का उसमें बहुत बड़ा श्रेय है। वो संविधान जिसमें अपने आप को बदलने की भी काबिलियत है और देश को साथ लेकर चलने की भी काबिलियत है, वो हम सबके सामने। देखिए, 3 देश बने एक ही भारत के, जो क्षेत्र बटे 3 टुकड़े हुए, जिसमें पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और भारत बना। और उसके अंदर भारत के पास सबसे अधिक जो है जनसंख्या थी, सबसे ज्यादा तकलीफें थी। हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी, हमारी जो प्रोग्रेस की दर है वो भी कम थी। लेकिन बावजूद हर चीज के आप देखिए, पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश का क्या हाल है और भारत कहाँ है। तो कहीं ना कहीं वो श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने पूरे देश की जाति मतभेद सब चीज को समाप्त करते हुए, धर्म बंद की किसी चीज की परवाह नहीं किए बिना भारत में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कैसी हो, भारत के अंदर महिला अधिकारों के ऊपर काम हो, मैटरनिटी लीव से लेके लेबर राइट्स का काम उन्होंने किया, हिंदू कोड बिल लेके आए, साथ ही SC ST वर्ग की रिजर्वेशन से लेके उनके लिए नियोजन का काम किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। तो तमाम ऐसी चीजें जो आज भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, वो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर का दिखाया हुआ। और सही मायने में उनका अगर कोई शिष्य, जिसको मैं मानती हूँ, जिसने उनके नाम को बढ़ाने का काम किया, वो कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इंक्लूजन पर काम किया। आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता से मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 तक भारत, जो कि 120 करोड़ लोगों का देश था, वहां पर मात्र 12 करोड़ से कम बैंक के खाते थे। आप सोच सकते हैं, 120 करोड़ के देश में केवल 12 करोड़ बैंक के खाते। आज अरुणाचल जैसे दुर्गम प्रदेश में भी कोने कोने में हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास बैंक का खाता है। और जो सब्सिडी, अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से उनको चीजें मिलनी है, वो डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा उनको ट्रांसफर हो रही है। कोई उस पर चोरी चकारी अगर थी तो उसको बंद किया गया। गैस के कनेक्शन लगाने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम हो, नेशनल हाईवेज बनाने का काम हो, कॉम्पनसेशन विभिन्न प्रकार की चाहिए होती है, वो सीधा खाते में आ रही है। तो इतना बड़ा काम जो इंक्लूजन का है वो हुआ। और सबसे बड़ी चीज, कोविड के दौरान एक भी भारतीय को दवा के ऊपर, कोविड की वैक्सीन के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्चना पड़ा। जो दवा प्रधानमंत्री को लगी, आपके मुख्यमंत्री को लगी, अन्य मंत्रियों को लगी, वही दवा आपको, मेरे को भी लगी। कोई उसमें झगड़ा फसाद नहीं हुआ, कोई डिले नहीं हुए, कहाँ कितने बजे दवाई लगनी है, क्या होगा, वो सब काम भी हुआ। साथ में कोई भारतीय भूखा ना रहे। जब लॉकडाउन है, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबने एक दूसरे की मदद की और सबके घरों में भोजन भी पहुंचा, दवा भी पहुंची और लोगों को इंक्लूजन के माध्यम से सबने थाली भी बजाई और दिया भी जलाया और पूरा देश एक होकर साथ भी आया। तो ये इंक्लूजन की शक्ति, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिखाया हुआ मार्ग है, उस पर भारतवर्ष चला। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि उनके सबसे बड़े शिष्य कोई हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने हर डिप्राइव सेक्शन के लिए, हर पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया और आगे भी करने की दृढ़ निश्चय के साथ वो शक्ति रखते हैं। और महिला के लिए जो विधेयक है, जो नियम बना है 33% रिजर्वेशन का, वो भी आप सबके सामने है। तो मुझे लगता है किसी और प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी जो हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई है। और पंच तीर्थ के नाम से जो 5 स्थान जहाँ पे बाबा साहब ने अपने जीवन काल के मुख्य वर्ष बिताए, चाहे वो मऊ में जहाँ उनका जन्म हुआ, चाहे अलीपुर का मकान है दिल्ली का, चाहे लंदन का घर है, चाहे महाराष्ट्र वाला है, जो भी उनकी, उन सबको रिवैम्प किया गया, उन्हें तीर्थ स्थल के रूप में बनाया गया और उनके नाम से बहुत विभिन्न प्रकार की समाज को सशक्त करने वाली योजनाओं को भी कारगर किया गया। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आगे बढ़ रही है। बाकी आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कि अभी वक्फ के ऊपर भी विधेयक आया है, महिलाओं को 33% आरक्षण विधायिका में मिले और सब महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, वो भी नियम जो है उसको लागू किया जा रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन 19 मतलब वो
शुरू हुआ और 2034 तक वो प्रक्रिया पूरी हो, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपके इस विजिट के थ्रू? नहीं, एक्सपेक्टेशंस सिर्फ ये है कि एक दूसरे को जानना, समझना, आपके एक्सपीरियंसेस पूरे देश भर में शेयर किए जाएं और मेरी अगर कुछ इस विषय के ऊपर थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई है तो मैं भी आपसे मिलूं और बात करूं। मैम, आपके तरफ से हमारे जो यूथ है उनके लिए आप एक मैसेज। देखिए, 2047 तक भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनना है, ये समय ने तय कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पंख लगाने का भी काम कर दिया है। या मैं कहूंगी कि जड़ें बिछाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। पंख लगाने का काम जो है वो आज की युवा शक्ति ने करना है और उस युवा शक्ति से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है कि आपका इतना सुंदर प्रदेश है, आप सब बहुत मेहनती और भले देशभक्त किस्म के लोग हैं। पर्यावरण के प्रति आपके पूर्वज और सब लोग जो हैं बहुत ही विश्वास रखने वाले लोग हैं। प्रकृति के प्रति आपका, आप उसको ही अपना ईश्वर मानते हैं और ऐसे में उस प्रकृति को, उन पेड़ पक्षियों को, उन सब धरा को हम लोग आदर पूर्वक उनके प्रति अपना भाव रखें, स्वच्छता रखें, अपनी नदियों को साफ रखें, उसके आसपास के क्षेत्र पर पार्टी करें तो वहां पर जो भी कुछ बचता है, कैंस बचते हैं, चिप्स के पैकेट बचते हैं, बॉटल्स रह जाती हैं, उसको स्वच्छ करते हुए उसको साथ लेके आए और अगर ज्यादा समय है तो हम उसको कार सेवा बोलते हैं, कार सेवा करके भी उस तरीके के क्षेत्र को साफ रखें क्योंकि अपने प्रदेश को स्वच्छ भी रखेंगे, टूरिज्म भी बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा योगदान होगा विकसित भारत की ओर, क्योंकि कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां पे गार्बेज मैनेजमेंट ठीक ना हो। कोई भी प्रदेश या देश विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां का युवा शिक्षित ना हो। तो शिक्षित युवा, विकसित देश, स्वच्छ देश और विकसित देश, ये सब चीजें जो है हम लोग साथ लेके चलें और विकास भी और विरासत भी। आपकी हमारी सबकी बहुत महान विरासत है, हमारे पूर्वज बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे और उन्हीं के दिखाए रास्ते को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2047 का भारत, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, हम सब पूरे देश को गौरवान्वित करेंगे अपने कर्तव्यों के माध्यम से। तो सर, हम आपसे आगे तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा जानना चाहते हैं ना, इसके अंदर और भी और फिर इसके सिग्निफिकेंस के ऊपर भी थोड़ा सा बता दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन करेंटली जो हमारे देश में एक बहुत ही एक कंसर्न बिल लेके आया द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो जो हम प्रोग्राम करा रहे हैं पासीघाट पे कल यानी कि 21 अप्रैल 2025 को, we want to add a little bit of academic test to it so that the students and also especially the youths उन लोग और बेहतर से जान पाए इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल पे। तो इसलिए हम लोगों ने पासीघाट के जितने भी हायर इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जैन कॉलेज के स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, दोयिंग वुमेन कॉलेज और बहुत सारा अन्य इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने इनवाइट किया। दे विल बी कमिंग एंड ऑल्सो द यूथ इन जनरल, क्योंकि अभी देश में दिस इशू हैज़ बिकम सो रेलिवेंट टू डिस्कस। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको पासीघाट पे भी ऑर्गेनाइज करें। और वी आर सो फॉर्चुनेट दैट मीनाक्षी लेखी मैडम पासीघाट पे एज एन की नोट स्पीकर आए हैं। बहुत ही ऊंचा कद के फॉर्मर हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेड कर चुके हैं। तो काफ़ी अनुभव लीडर है और on top of that she has also been very much vocal while he was a parliamentarian in the parliament. तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा लीडर को बुलाया जाए जो हमको और बेहतर तरीक़ा से इस वन नेशन वन इलेक्शन को समझा सकें। और हमारा इस प्रोग्राम का टेक अवे यही है कि क्योंकि ये वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड, ये बहुत बड़ा एक इलेक्शनरिंग रिफॉर्म्स
कह सकते हैं हम इससे। हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो भारत के इंडिया के यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स होगा ये। तो ये सही है ना, ये सही नहीं है, दैट इज मैटर ऑफ डिस्कशन। बिल भी अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में प्रेजेंटली इट इज स्टेज देयर। तो इस बीच में वी कैन हैव ए मोर डिस्कशन ऑन दिस सो दैट एक रिफाइंड बिल पार्लियामेंट पे फिर से प्लेस हो, सो पीपल आर अवेयर अबाउट दिस। एंड सर, कल के प्रोग्राम के ऊपर भी थोड़ा सा आप बता सकेंगे हमें? हाँ, कल हमारे मीनाक्षी लेखी मैडम एज एन कीनोट स्पीकर, और उसके बाद में हमारे साथ असम के राज्यसभा एमपी तासा सर भी ज्वाइन करेंगे, और हमारे बीच हमारे स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कालिंग मोयोंग सर भी ज्वाइन करेंगे, और ऑन टॉप ऑफ दैट एज एन गेस्ट स्पीकर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड मोहन तोपंगिंग सर वो भी ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे यहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं, और स्पेशली दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकल गवर्नमेंट्स के भी, चाहे वो काउंसिलर्स हो या पंचायत मेंबर्स, वो सब भी आएंगे अक्रॉस पार्टी लाइन। यहाँ पे किसी पार्टी के ये प्रोग्राम नहीं है, तो हम इसीलिए इसको एक बहुत ही साधारण तरीके से, एक न्यूट्रल तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आई विल इन्वाइट हुएवर इज लुकिंग एट दिस इंटरव्यू कि आप लोग भी कल आइए 10 बजे को गुड नॉट को पे, एंड अपना ओपिनियंस और अपना जो इस बिल को लेके जो आपका कंसर्न है वो हमारे साथ शेयर करिए, सो दैट वी ऑल कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। So viewers, that's all for today's report. Till then, keep watching Eastern Post for more such updates. I am Niraba reporting with camera person Krishna Prasad.